नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। अब 8 जून सुबह 6 बजे तक राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगातार लागू रहेगा, लेकिन साथ ही हल्की सी रियायतें भी यहां पर नागरिकों के लिए दी गई हैं। इस दौरान 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जा सकेंगी। इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए तय किया गया है। तो देहरादून में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया और कोरोना कर्फ्यू में हफ्ते में 2 दिन दुकानें खोली जाएंगी। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है। कोरोना के साथ विकास संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पेयजल परियोजना कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश इन्होंने दिए हैं। यहाँ पर के माध्यम से भी इस बैठक का उद्देश्य एक तो ये था कि इस गर्मी में भी कोरोना महामारी के बीच में जल पेयजल विभाग ने बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम किया। कहीं भी पानी की समस्या वो जहाँ पर थी, खच्चरों द्वारा आपका हेड लोड से भी पानी पहुँचाया, टैंकर के माध्यम से भी। कोरोना की इस महामारी में उन्होंने भी इसमें बहुत भूमिका रही उनकी, जैसे स्वास्थ्य विभाग की, पुलिस विभाग की और पेयजल विभाग की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रही। उसके साथ आपका विद्युत विभाग में भी, विद्युत विभाग का भी अच्छा सहयोग रहा। वहीं टिहरी में सीएम तीरथ सिंह रावत जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचे, जहां सीएम ने आईसीयू का निरीक्षण किया है। वहीं निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही सीएम ने कहा ऑक्सीजन प्लांट 1 हफ्ते के अंदर तैयार करें। वहीं सीएम ने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना है। तो टिहरी दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत और जिला अस्पताल में आईसीयू का निरीक्षण किया गया, निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया है। डॉक्टर साहब, तो निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का यहां पर जायजा लिया गया है। ये जानने की उन्होंने कोशिश की है कि कब ये ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इससे ही सेवाएं अस्पताल को मिलने लगेगी। साथ ही आपको बताएं कि जिला अस्पताल में जो आईसीयू था उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया है। मरीजों से भी हालचाल जानना है और डॉक्टरों से भी उनकी समस्याएं समझने का प्रयास यहाँ पर सीएम ने किया है। कोरोना काल में लोग अपने घरों को पलायन कर रहे हैं और ऐसे में कलजी खाल के गांव में अपने घरों को वापस आए लोगों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का जोरदार स्वागत किया है। गांव में पहुंचते ही जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए। तो कलजी खाल गाँव पहुंचे जिलाधिकारी, गाँव वालों ने डीएम का स्वागत किया है। घरों को वापस आए लोगों से भी जिलाधिकारी ने मुलाकात की है। साथ में और लोग देखा देखी और लोग भी जुड़े, मदद करेंगे। आप वीडियो साहब हैं, आपको जो भी मदद चाहिए होगा गांव में हम लोग आए हैं। आज ग्राम सभा तुनेल का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है परिवार से बात भी किया है। परिवार तीनों भाई हैं और तीनों भाई आज ग्राम पंचायत में वापस आ गए हैं। उनका अन्य परिवार दिल्ली में निवासरत है और इनकी भविष्य में गांव में ही बसने की मंशा है। उसको देखते हुए जो भी स्वरोजगार की गतिविधियां हम लोग गांव में संचालित करते हैं उसकी मदद किया जाएगा। साथ साथ में सिंचाई की गुल जो यहाँ पे एक खेत कृषि कार्य का साधन था वो भी वर्तमान में बाधित हो रखा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। साथ साथ में ग्राम पंचायत के माध्यम से और भी शिकायतें या सुझाव समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुआ है। प्रमुखता से ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत में नहीं होना, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव बना के शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने टिहरी दौरे के दौरान हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भागीरथीपुरम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और बैठक में मुख्यमंत्री ने जनपद में कोविड की तैयारियों और विकास योजनाओं की समीक्षा की है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी दिया है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने बैठक की है, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है और कोविड नियमों का उल्लंघन न हो इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने एक बयान जारी कर पावर कॉरपोरेशन पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीसीएल उत्तराखंड की भोली भाली जनता का मूर्ख बनाती है। तो अब प्रवक्ता ने बिजली दर पर सवाल उठाया है। बयान जारी कर बिजली विभाग पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने बोला कि बिजली के फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है और जो यहाँ का बिजली विभाग है वो लगातार जनता को बेवकूफ बना रहा है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। ऐसा है कि जैसे कि ये मामला संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो ये मीटर रीडिंग उपभोक्ताओं की ली जा रही है 2 महीने की, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब एक मंशा है कि प्रति माह रीडिंग ना लेकर के 2 महीने की रीडिंग इसलिए ली जा रही है कि जिससे जो यूनिट दर हैं, क्योंकि यूनिट दर 0 से 100 तक अलग है, 100 से 200 तक अलग है, 200 से 400 तक अलग है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और ऐसे में उन्होंने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है। तो सांसद ने कोविड अस्पताल का दौरा किया है। अस्पताल के हो रहे काम का उन्होंने जायजा लिया है। क्या क्या है ये आप करना देखिए, ये पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। इससे पहले ऋषिकेश का उद्घाटन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। इतने बड़े हॉस्पिटल के बनने में समय लगता है। हमने ये कहा था कि कुछ बेड लगा के स्टार्टिंग कर दी जाए 18 तारीख को। फिर हम लोगों के सबके मन में विचार आया कि पूरा ही इसको कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कल तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है। शुरुआत होगी कल को। वहीं कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर लगातार जारी है और ऐसे में आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करवाया और साथ ही जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, शील्ड, सैनिटाइजर और मास्क जैसी जरूरती चीजें वितरित की है। इस तरीके से कोरोना की सेकंड वेव गांव को असर कर रही है और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ते जा रहा है। उसके लिए हम अल्मोड़ा विधानसभा के जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आपसे विचार विमर्श किया। उसके बाद मैंने अपने जो तमाम 15 डिस्ट्रिक्ट के पुराने एलुमनीज हैं उनसे सहयोग मांगा और खुशी की बात है कि 15 विश्वविद्यालय के हमारे तमाम साथियों की मदद से अल्मोड़ा के लोगों की मदद के लिए एक राहत सामग्री के रूप में हमारे पास पहली खेप आ चुकी है, जिसमें तमाम आप देख सकते हैं कि ऑक्सीमीटर्स और ये थर्मल स्कैनर्स और उसके अलावा मास्क, सैनिटाइजिंग मशीन्स और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो एक डॉक्टर साहब हैं, उन डॉक्टर साहब के निर्देशन के अंदर एक पूरी टीम बनाई गई है जिसमें। तो पोखरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम पर पथराव करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवीस्थानम के गोदी बैंड में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दौरान नखलियाना के ग्रामीणों की ओर से पुलिस, राजस्व और नगर पंचायत की टीम पर पथराव किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद 10 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार शिकायतें आ रही थी और इसके बाद आपको बताएं कि जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो इन आरोपियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया था, जिसके बाद अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसील प्रशासन, नगर पंचायत के रूप से संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, जिसमें पुलिस फोर्स की मांग किए जाने पर पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया गया और जो अवैध अतिक्रमणकारी है जो डायरने की कार्रवाई की जा रही है, उसके दौरान उनके द्वारा जो भी टीम वहाँ पर पुलिस की, तहसील प्रशासन की और नगर पंचायत की, उस पर पथराव किया गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 6 नगर पंचायत के कर्मचारी घायल हुए और मौके पे एसआई वैभव गुप्ता थे, उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 10 लोग नामजद और 30 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें आज 3 महिलाओं को 41,000 रुपये का नोटिस देकर छोड़ा गया।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉली शर्मा निजी दौरे पर मसूरी पहुंची, जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मात्र बंगाल चुनाव को जीतने के लिए पूरे देश को कोरोना संक्रमण की आग में झोंक दिया था, जिससे पूरा देश त्राही कर रहा था। आपको बताएं कि हजारों लोगों की जान चली गई और साथ ही बाबा रामदेव की एलोपैथिक डॉक्टरों के प्रति अभद्र टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं। कई डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन बीजेपी रामदेव का साथ दे रही है। तो कांग्रेसी नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने देश को कोरोना की आग में झोंका है, यह भी बात उन्होंने कही। बाबा रामदेव की टिप्पणी पर उन्होंने खेद जताया है। लगातार अतुल गर्ग जी फोन बंद करके बैठ गए। इनके अपने बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने 108 फोन इन लोगों को किए, इन्होंने किसी के फोन नहीं उठाए। उनके इलाज कांग्रेस पार्टी ने कराए, उनके इलाज ऐसे सोशल वर्कर्स ने कराए हैं। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस पार्टी का लेकर नेशनल लीडरशिप से छोटे कार्यकर्ता तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने दिन रात एक किया। जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी के पास कहीं से भी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मदद के लिए मैसेज आए, कांग्रेस पार्टी ने मजबूत विपक्ष की तरह सरकार में ना रहते हुए भी सरकार का काम किया है। फ्री रहकर भी आज भी विपक्ष की भूमिका निभाती है, लेकिन कांग्रेस सरकार में ना रहते हुए भी सरकार का फर्ज निभा रही है। मसूरी में गायिका शिकायना मुखिया ने जरूरतमंद और गरीब लोगों को राशन वितरित किया है। शिकायना मुखिया ने बताया कि उन्होंने 7 दिनों तक सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव शो किया और फंड इकट्ठा किया है, जिसके माध्यम से मसूरी और दूसरी जगह पर जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लोगों को तकरीबन 1 महीने का राशन देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते कोरोना काल में लोगों की कुछ मदद हो सके। मेरा होगा दीपक पहला नंबर इसका सुनील हाँ ये हमारा मकसद यही है कि बस हम लोगों की मदद कर पाए, दिल को अच्छा लगता है। और मुझे लगता है अगर हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो इसलिए अभी हम लोग राशन बांट रहे हैं 100 फैमिलीज को, 100 परिवारों को 1 महीने का राशन दे रहे हैं। 7 दिन तक शाम के 7:30 बजे से रात के 12 बजे तक, कभी 11 बजे तक हमने गाने गाए, ताकि हम लोग राशन के लिए पैसे जो है वो इकट्ठा कर पाए। और हम लोग इसमें कामयाब हो और हमने 100 परिवारों के लिए राशन इसलिए ऐसे ही कलेक्ट करा। पिछला अभी यही है कि अभी तो तैयारी कर रहे हैं। वहीं चौखुटिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि कोविड संक्रमण के बीच नशे के अवैध कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसके बाद पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जांच कर रही है। तो पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। दिनेशपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में तस्करों ने बताया कि काफी दिनों से वो दिनेशपुर क्षेत्र में कछुए की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और जांच की जा रही है। तो दिनेशपुर में कछुआ तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 2 तस्करों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लगातार कछुए की तस्करी करते थे। कछुओं को ले जाकर जगह जगह ये लोग बेचते थे। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इन 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन लगातार फ्रंटलाइन पर आकर काम कर रही है। तो वहीं रामनगर पुलिस भी आगे आकर काम कर रही है। बता दें कि बाहर से आने वाले प्रवासियों का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है और कोविड-19 पॉजिटिव आने वालों को तुरंत हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। मोनू मोनू और स्टैंडर्ड लगता है यार, बेग होता है ना, तो लगता है कि हाँ पत्रकार चप्पलों में आ जा रहा हो
ऐसे लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, चाहे वो अपने काम से घूम रहे हैं या बिना काम के घूम रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे भंवरीगंज में कैंप लगाया, पकड़ पकड़ के हम उनके कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको तुरंत कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है यहाँ से। जो कोरोना की नियमावली का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भी उनके खिलाफ फिर हम कोविड की जो गाइडलाइंस है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में नल से लगातार गंदा पानी आने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम को शिकायत भी की, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। नल के गंदे पानी से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं है। साफ पानी के लिए ग्रामीण भटक रहे हैं। तो शिकायत के बाद भी यहाँ पर किसी तरह का समाधान नहीं मिल रहा है। आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है। इसको छाना भी नहीं जा सकता है और इसको उबाल करके भी इसका प्रदूषण दूर नहीं किया जा सकता, जिसके चलते लोग और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको बताएं कि लोगों ने यहाँ पर शिकायत भी की है, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा है। और हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में सभी घरों में लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए हैं गंदा पानी आ रहा है। ये देखिए कितना गंदा पानी है। हमने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से और उत्तराखंड जल संस्थान के जेई हिमांशु त्यागी से कई बार शिकायत की है, लेकिन इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जल निगम के ठेकेदार से भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन पानी की क्वालिटी में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये पानी देखिएगा कितना गंदा है, ना नहाने लायक है, ना कपड़े धोने लायक है। पीने की तो बात ही मत कीजिएगा। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि इस विषय में उचित कार्रवाई करके हमारी समस्या का समाधान किया जाए। और पूरे पश्चिमी बदलाव के ये जो है ना पंडित की चट्टी वाले मोहल्ले में मथुरा विहार के अंदर आधे इलाके में गंदा पानी आ रहा है। जहाँ जहाँ से भी टंकी का पानी आ रहा है, सारा गंदा पानी आ रहा है। हमने नगर निगम में, जल विभाग में दोनों जगह शिकायतें भी कर दी, अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी इस समस्या को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पूरे शहर के अंदर इस टाइम कोरोना महामारी चल रही है, टाइफाइड चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, दुनिया भर की बीमारियां चल रही हैं। उसके बावजूद भी कोई देखभाल नहीं हो रही है, बिल्कुल अनदेखा करा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मोहल्ला परेशान है। आसपास कोई हैंडपम्प भी नहीं है कि जो मजबूरी में उसका इस्तेमाल करा जा सके, उसका पानी लिया जा सकता है। इस मजबूरी का कोई ना कोई जल्द से जल्द ऐसा समाधान हो जो लोग बाग इस बीमारी से बचें और इस गंदे पानी से अपनी जान बचा सके। वहीं टिहरी में गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रवासियों के लौटने पर क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटरों की कमी के चलते अब ग्रामीण खुद आगे आए हैं। थाना गांव के आपको बताएं कि ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की है, जिसे देखकर अब आसपास के गांव भी सेंटर बना रहे हैं। तो गांव में तमाम आइसोलेशन सेंटर अब लगातार बनाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि प्रवासियों को यहां पर क्वारंटीन किया जाएगा। जो भी दूसरे राज्यों से यहां पर प्रवासी लोग आएंगे उनको पहले यहां पर रोका जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद अगर उनमें किसी भी तरह का संदेह पाया जाता है या नहीं भी पाया जाता तो भी उनको यहाँ पर रोका जाएगा, आइसोलेशन में उनको रखा जाएगा ताकि ये जाकर गाँव में किसी को संक्रमित ना करने पाए। हम गांव को कैसे सशक्त करें इस बीमारी से लड़ने के लिए। गांव के जो संसाधन हैं उनको जोड़ करके हम गांव में क्या व्यवस्था बना सकते हैं कि जो हमारे गांव में इस बीमारी का कम से कम प्रभाव रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो इसके लिए गांव के अंदर एक जो है समूह युवाओं का बना है और उसी के माध्यम से यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, संसाधन हैं, वो माननीय प्रमुख जी के माध्यम से, कुछ पंचायतों के माध्यम से और कुछ यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है उनके सहयोग से हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने एक तैयारी के रूप में इसको ले रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना से इस दूसरी वेव में पूरे प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जो जंग लड़ी है उसको देखते हुए हम सब लोगों ने एक निश्चय किया कि किस प्रकार से हम ग्राम पंचायत और सामुदायिक
और सरकार के जो कोशिशें हैं उनको मिश्रित करके अपनी ग्राम पंचायतों को कोरोना से किस प्रकार से मुक्त रख सकते हैं, इसके लिए हमने ग्राम पंचायत स्तर पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटरों को बनाने की कोशिश की, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो निश्चित रूप से उनको क्वारंटाइन सेंटरों आइसोलेशन सेंटरों में रखा जाए, जिससे कि उसके परिवार को लोगों को भी और ग्राम पंचायत के लोगों को भी बचाया जा सके। मसूरी में मौसम के बदले मिजाज ने यहां के लोगों को गर्मी से अब निजात दिलाई है। मसूरी में घना कोहरा और बारिश होने से मौसम सुहाना हो चुका है और ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही निचले इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, इसकी संभावनाएं भी यहां पर जताई गई हैं। तो मसूरी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बारिश के चलते मौसम यहां पर सुहाना हो चुका है। मसूरी में मौसम के बदले मिजाज ने यहां के लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। मसूरी में घना कोहरा और बारिश होने से मौसम सुहाना हो चुका है और ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही निचले इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मसूरी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है और बारिश के चलते मौसम सुहाना हो चुका है। गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत डॉक्टर्स, कर्मचारी और अधिकारियों ने हड़ताल की है। इस मौके पर डॉक्टर विकास सचान ने बताया कि हम शासन प्रशासन को अपनी मांगों के संबंध में पूर्व में ज्ञापन दे चुके हैं और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना को ज्ञापन सौंपा है और 1 जून से हम लोग होम आइसोलेशन में जा सकते हैं, जिससे जनमानस के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। तो डॉक्टर्स, कर्मचारी और अधिकारियों की हड़ताल है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यकर्ताओं जो कार्यरत थे उन्होंने ये हड़ताल की है और आपको बताएं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। तो गदरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत जो डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उन सभी ने हड़ताल कर दी है। इस मौके पर डॉक्टर विकास सचान ने बताया कि हम शासन प्रशासन को अपनी मांगों के संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन सौंप चुके हैं और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना को ज्ञापन सौंपा है। 1 जून से हम लोग होम आइसोलेशन में जा सकते हैं, जिससे जनमानस के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। का सबसे मेन ये है कि हमारी मांगें न्यायोचित मांगें हैं। हमारी कोई भी मांगें ऐसी नहीं है जो सरकार पूरा नहीं कर सकती है। हम लोग जनता के कष्टों को भी समझ रहे हैं। आज भी हमारी कई लोग आ रखे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इससे, किंतु अब सरकार के हठधर्मिता के आगे हम लोग भी अब झुकने के आगे तैयार नहीं है। हमारी ये कल से जो हम लोग होम आइसोलेशन में जाने वाले हैं, इससे हमारे जनमानस के कई कार्य प्रभावित होने वाले हैं। जैसे कि हमारे कोविड केयर सेंटर के कार्य हैं, इनमें दिक्कत होने वाली है। कोविड-19 सैम्पलिंग के कार्यों में दिक्कत हो जाएगी। वैक्सीनेशन कार्य इससे हमारा प्रभावित होने वाला है। होम आइसोलेशन व रेफरल का जो डाटा एंट्री या जो इसका हम फॉलोअप करते हैं या उनकी पर्सन की काउंसलिंग होती है, वो सारे कार्य प्रभावित हो जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सकीय कार्य जो कि हमारे एनएचएम के साथियों को द्वारा संपादित किया जा रहा है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतने। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।